पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ, जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस देकर के राहुल गांधी से पूछा है कि आपने देश के प्रधानमंत्री को जेब कतरा और पनौती क्यों कहा है। इस बात में खबर नहीं है। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसा एक कमीशन भी है जिसका काम चुनावों के बीच नोटिस देना होता है ताकि चुनाव बेहतर ढंग से हो सके। यह मूल खबर है कि हां, इस देश में एक इलेक्शन कमीशन भी है। जैसे इस देश में सबको पता है कि एक ईडी है, यानी इलेक्शन डिपार्टमेंट, नहीं माफ करिएगा, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वह है, उसे आप जानते हैं, उसे आप काम करते हुए देखते हैं। जब भी चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तो ईडी बहुत मजबूती से काम करता है। जब चुनाव आता है तो दूसरी संस्थान है सीबीआई, वह भी काम करती हुई देखती है। चुनाव के बीच ईडी सीबीआई अपनी भूमिका खूब अच्छे ढंग से निभा रहे थे, लेकिन बहुत दिन से यह पता नहीं था कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह भी कुछ है। अब जाकर के यह दिखने लगा है कि हां, हम हैं और हम नोटिस भी भेजते हैं। तो पहली नोटिस कायदे से किसके पास गई है? विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जिम्मे। तो ईडी और सीबीआई, एनआईए जैसी तमाम संस्थाओं ने जो लीड ले रखी थी, उस बीच में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अपनी दावेदारी पुख्ता कर चुका है। और नोटिस किसे भेजी गई? हमेशा की तरह ईडी, सीबीआई और तमाम लोगों के रवैये को ख्याल में रखते हुए विपक्ष के नेता को नोटिस भेजी गई। गोया इस देश में इस तरह के बयान केवल और केवल विपक्ष के नेता देते हैं। क्या यह सही है? क्या मूर्खों का सरदार कहने पर नोटिस नहीं जानी चाहिए थी? क्या और सारे बयान जो इसके पहले दिए गए, उन पर कोई नोटिस भेजी गई क्या? कितनी बार ये नोटिस जाती हैं? इनके मायने क्या हैं? पहले कौन से वो बयान थे जिन पर नोटिस नहीं गई? इस पूरे खेल के पीछे क्या राजनीतिक नेतार्थ है? आज के वीडियो में इसका विश्लेषण करेंगे। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात जब कतरे और पनौती पर हो, उससे पहले आइए किस्सा सुनते हैं। गांव में जादूगर आते हैं, जादू दिखाने के लिए आते हैं। कई तरह का झोला लेकर आते, उस झोले में कई तरह का सामान होता, छोटी सी टीम होती, डमरू बजाते, बांसुरी बजाते, लोगों को बुलाते। लोग जब जुट जाते, झोले में से एक एक सामान निकालकर करतब दिखाते। आदमी को कबूतर बना दिया, कबूतर को सांप बना दिया, सांप से किसी को डसवा दिया, किसी को गायब कर दिया, मिट्टी से पैसा बना दिया। और ये जादू दिखाने के बाद जब वो जादू पूरा हो जाता तो घूम घूम कर लोगों से कहते, इस करतब और जादू दिखाने के लिए अपनी जेब से ओरिजिनल पैसा निकाल के दो। तो मिट्टी से पैसा बनाकर जादू दिखाने वाले लोग अपना झोला जब लेकर जा रहे होते हैं तो आपकी जेब से ओरिजिनल पैसा लेकर जाते हैं, जादूगर लौट जाते हैं। ये जादू के किस्से गांव गांव में मशहूर हैं। वैसा ही एक किस्सा है जब कतरे का। और राहुल गांधी ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनाव प्रचार करते हुए एक किस्सा सुना दिया कि जब कतरे आते हैं, जब तो समूह में आते हैं, झुंड में आते हैं। एक जेब कतरा आपका ध्यान भटकाएगा, दूसरा दूसरी तरफ भटकाएगा, तीसरा तीसरी तरफ भटकाएगा और चौथा आपकी जेब मार करके वापस भाग जाएगा। और फिर उन्होंने उसको जोड़ा मौजूदा सियासी हालात से। और राहुल गांधी ने कहा, आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर खतरे में, कभी मस्जिद के खिलाफ, कभी दंगा करना, कभी धर्म खतरे में, कभी तमाम इस तरह के काम जिससे आपका ध्यान भटके। आप पूछेंगे शिक्षा कहां है? वो कहेंगे मंदिर बन रहा है। आप पूछेंगे रोजगार कहां? वो कहेंगे 370 हटा दिया। आप पूछेंगे कि महंगाई कम क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। आप पूछेंगे आपके चुनावी वादे कहां गए? वो कहेंगे लो नए नए वादे आपके सामने हाजिर हैं। इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस भेज दिया है। अब जरा गौर से समझें और जरा आप भी इसका विश्लेषण करें कि प्रतीकों और बिंबों के बिना
क्या भाषा में कुछ भी कह पाना संभव है? क्या हम अपनी भाषा को प्रतीकों और बिंबों के बिना कोई बात कह सकते हैं? कविताओं की दुनिया, साहित्य की दुनिया इसी बात की तहजीब देती है कि आप किसी बात को किस प्रतीक और बिंब के जरिए लोगों तक कन्विंस करने के लिए क्षमता रखते हैं। भारत गुलाम था हिंदी साहित्य की दुनिया में, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है। वहां एक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने एक नाटक लिखा अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी अंग्रेजों के समय लिखा गया। अंग्रेज अपने खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते थे। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखा उनके अखबार बंद कर दिए, पत्रिकाएं जब्त कर ली, उन्हें जेल में डाल दिया, फांसी लगा दी, मार डाला, क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाए हुए थे। तो साहित्य की दुनिया के साहित्यकारों ने रास्ता खोजा। उन्होंने लिखा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा राज है जिसमें अंधेर नगरी है, मुफ्त का माल गोवर्धन दास खाते चला गया। उसके गुरु ने समझाया था, बच्चा ऐसी नगरी में मत रहना, पता चला आपका जो है वो लुट जाएगा। गोवर्धन दास ने कहा कि नहीं साहब, यहां बैठकर माल चाभेंगे और जीवन जिएंगे। और बकरी मर गई और उसकी सजा दरबार जब राजा का सुनाने गया तो फांसी का फंदा बड़ा हो गया। तो फांसी के फंदे के समय यह तय किया गया कि मोटा आदमी पकड़ के लाया जाए और उसे फांसी पर चढ़ाने गए। तो जो अंधेर नगरी चौपट राजा था, जहां टके सिर भाजी टके सिर खा जाता, वहां जाकर गुरु अंत में खड़ा होता है और उस शिष्य से कहता था कि कहा था ऐसी नगरी में मत रहना। फिर उसके कान में एक मंत्र फूंकता है कि चल हम दोनों लड़ते हैं। जब दोनों लड़ने लगे कि कौन फांसी चढ़ेगा, तो राजा अचानक आया, पूछा क्यों लड़ रहे? उसने कहा जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा ये मुहूर्त ऐसा है, सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा ने सारे लोगों को किनारे करके, क्योंकि मंत्री कहने लगा अब हमें फांसी चढ़ाओ, कोतवाल कहने लगा हमें फांसी चढ़ाओ, फांसी चढ़ाने वाला कहने लगा मैं ही फांसी चढ़ूंगा। अंत में राजा कहा हमारे आछत कोई और फांसी क्यों चढ़ेगा, और वो फांसी का फंदा पहनकर राजा झूल गया। साहित्य की दुनिया प्रतीकों और बिंबों में चोट करती है। साहित्य की दुनिया लिटरेचर में कहती है हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा, इस जुल्म सितम को लुत्फ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पूरी दुनिया में प्रतिरोध की एक संस्कृति रही है और प्रतिरोध में खड़े होने वाले लोगों ने अपनी भाषा के प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग के साथ आम आवाम को जगाने का काम किया। ये शब्द अगर भाषा से निकाल दिए जाएं तो फिर आप संप्रेषण कैसे करेंगे? और दूसरा टर्म है पनौती। हालांकि मैं इससे सहमत बहुत नहीं होता हूं, क्योंकि पनौती एक किस्म का अंधविश्वास की तरफ ले जाने वाला शब्द है। फिर भी अगर एक पक्ष के नेता और वो भी देश के प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टियों के लिए बयानों की फहरिस्त लगा दें कि अरे मूर्खों के सरदार, तो यह भाषा कैसी है? अगर पनौती इतनी गलत भाषा है जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने ले लिया, अचानक जाग गया चुनाव आयोग, चुनाव में क्या क्या नहीं बोला जा रहा, झूठे जुमले बोले जा रहे, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चुनाव आयोग आपके अंदर ताकत है, हिम्मत है, बस आप पहचानिए। और एक बयान जो प्रधानमंत्री का मूर्खों के सरदार वाला है, इस पर भी तो एक नोटिस दे दीजिए। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, क्या लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े सियासी ओहदे पर बैठा एक शख्स अपने विपक्षी दल के लिए यह कह सकता है कि ऐसे वोट दबाओ कि कांग्रेस को फांसी हो जाए, फांसी की सजा दे रहे हो, ऐसे वोट दबाना? कैसा बयान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी? ईसीआई जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, अगर आप भाषा विज्ञान समझते हैं, सियासत की मर्यादा नैतिकता का इतना ख्याल रखते हैं, तो जरा बताइए ना कि देश के प्रधानमंत्री क्या ये बयान दे सकते हैं? चलिए थोड़ा और पीछे ले चलें आपको। बजरंगबली याद आया? जब वोट मशीन पर वोट डालने जाओ तो बजरंगबली की जय कह के वोट डालना। जो बजरंगबली को नहीं मानता वो कैसे डालेगा? क्या ये चुनाव का सांप्रदायिकरण नहीं है? कहां थे तब आप महोदय? क्यों नहीं जागे थे आप?
अच्छा, थोड़ा और पीछे चलिए। क्या दिल्ली के चुनाव में आपको वो बयान नहीं दिखा कि जब मशीन पर वोट डालना तो ऐसा डालना कि उसका करंट शाहीन बाग को लगे? शाहीन बाग क्या था? एंटी CANRC मूवमेंट का नाम है। मूवमेंट, आंदोलन लोकतंत्र की बुनियाद होती है। तो कौन करंट लगा रहा था शाहीन बाग को? कहां थे मान्यवर? कहां थे मान्यवर जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक नेता ने कहा जो हमें वोट दे वो सब राम जादे, और जो हमें वोट न दे वो सब हराम ... हम तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन कहां थे मान्यवर जब ये वाला बयान आया? कहां थे मान्यवर जब गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी के लिए क्या क्या सफेद चमड़ी से लेकर क्या क्या बयान नहीं दिए? कहां थे मान्यवर जब यह कहा गया कि वोट डालते समय ध्यान रखना, उन्हें न जिताने देना कि जो यहां जीते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? इससे कैसी भारतीय राजनीति की मर्यादा, नैतिकता बढ़ती है या घटती है मान्यवर? कहां सोए थे मान्यवर? अच्छा, आपकी जागना केवल विपक्षी दलों के लिए क्यों होता है? एक बात सोच कर देखिए ना, भाषा के शब्द, भाषा की तमाम मर्यादाएं तब कहां चली जाती हैं जब उत्तर प्रदेश में जाकर के योगी आदित्यनाथ को कोई आपने नोटिस दिया था, कोई आपने इस तरह के बयानात पर कोई संज्ञान लिया था? लेकिन मोहम्मद आजम खान पर लेंगे आप। मोहम्मद आजम खान जिनके बेटे के 2 डेट ऑफ बर्थ होने के नाते वो सारा परिवार जेल में, और जिन्होंने 2-2 एफिडेविट देकर के चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, बहुत तक पदों पर बैठे हुए हैं, उनका क्या? तो ऐसा ना लगे कि 2 किस्म से लोकतांत्रिक संस्थाएं व्यवहार कर रही हैं। तो बयान अगर गलत हैं तो केवल विपक्षी दलों के क्यों हैं? क्या राहुल गांधी ने पनौती अगर कहा तो पनौती क्या सामान्य भाषा विज्ञान का शब्द नहीं है? पनौती पर सिनेमा नहीं बना या पनौती पर साहित्य नहीं लिखा गया? अच्छा, एक बयान आपको याद होगा जब देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव के समय क्या बोला था? अच्छा भाई, आपकी जेब में पेट्रोल और डीजल के कुछ पैसे बचने लगे कि नहीं बचने लगे? आपकी महंगाई थोड़ी कम हुई कि नहीं हुई? आपको थोड़ा पैसा फायदे में पहुंचने लगा कि नहीं पहुंचने लगा? लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी नसीब वाला है, बदनसीबों को मत चुन लेना, नसीब वाले को चुनो। अच्छा, यह बयान अगर दिक्कत तलब नहीं है तो पनौती वाला बयान कैसे दिक्कत तलब है? अच्छा, क्या था बयान? ट्विटर पर तो कितने लोग लिख रहे, कितने लोग बोल रहे कि भाई बच्चे बहुत मेहनत करके गए थे, वर्ल्ड कप में सारे मैच जीतते चले गए, क्यों हार गए? क्यों वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही मैच रखा गया? क्रिकेट के विद्वान तो कहते हैं कि वानखेड़े या ईडन गार्डन में रख देते तो बीजेपी भले हार जाती, कम से कम इंडिया की क्रिकेट टीम जीत गई होती। तो तैयारी किस बात की थी? अच्छा, राजस्थान से कोई खबर आ रही है क्या कि राजस्थान में होर्डिंग बन गई थी कि वो नीली वाली जर्सी पहनकर वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेकर कोई विक्ट्री की साइन देते हुए मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा चुका था, जिसकी तस्वीरें, होर्डिंग पूरे राजस्थान चुनाव में लगाई जाने वाली थी, और चुनाव हारना छोड़ो, पहले इंडिया की क्रिकेट टीम ही हार गई। अच्छा, ये सब जब खबरें आती हैं तो इलेक्शन कमीशन कहां बैठा हुआ है? क्या इस देश में किसी को यह नहीं पता कि चुनाव अगर लड़े जाते हैं तो चुनाव में पैसों का खेल क्या होता है? पिछली बार कब आपने इलेक्शन कमीशन की वह नोटिस देखी है जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को दी गई हो? याद करके मुझे बताइए, अगर आपको मिले तो जरा नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन करिएगा। आखिरी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सत्ताधारी दल के किस नेता पर बयान जारी किया, किसको कारण बताओ नोटिस दिया, और किसको किसको उन्होंने कार्रवाई की, और किसके ऊपर कार्रवाई हुई है, इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने। साध्वी क्या बोल रही, गिरिराज सिंह क्या बोल रहे, प्रवेश वर्मा आपको भूल तो नहीं गए? देश के गद्दारों को, सामने से आवाज आ रही है, गोली मारो डैश डैश को। फिर अच्छा, उनके नेता कैसे बचाव करते अपने लोगों का? भाई, हमारे नेता ने नहीं कहा गोली मारो, हमारे नेता ने कहा कि देश के गद्दारों को क्या करो, तो सामने से आवाज आई गोली मार दो। अच्छा, मान लो आप गोली नहीं मारना चाह रहे थे, सामने से आवाज आ गई गोली मार दो, तो अगली बार चुप हो जाते? नहीं नहीं भाई, गोली नहीं मारो, लोकतंत्र में गोली नहीं मारी जाती, चुप हो जाते। अगली बार फिर क्यों नारा लगाया, देश के गद्दारों को, फिर गोली मरवा रहे थे। कोई कार्रवाई हुई क्या? चुनावी भाषण था ना वो,
चुनाव के बीच दिया गया था ना, तो प्रवेश वर्मा कि अगर दिल्ली में बीजेपी हारती है तो आपके घरों में घुसकर आपकी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ लोग बलात्कार करेंगे। हुआ क्या? बीजेपी तो हार गई। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर नोटिस दी थी क्या? तो मैं ये बात करने के पीछे मेरा तर्क ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा पक्ष ये है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को तटस्थ, निष्पक्ष या जनता के पक्ष में होना चाहिए। सत्ता के गलियारे का दरबान नहीं बनना है। अगर वो नोटिस गलत है तो एक नोटिस प्रधानमंत्री को जानी चाहिए था कि नहीं जानी चाहिए थी? मूर्खों के सरदार पर, कांग्रेस को फांसी देने वाली बटन दबाने पर, बजरंग बली की जय बोलकर वोट डालने वालों पर, क्योंकि सारे लोग बजरंग बली के भक्त तो इस देश में है नहीं, बहुत सारे लोग दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं। वो क्या बोलकर वोट डालने जाएंगे? कि इसके लिए ये मैसेज है कि इसको ये कहा जा रहा है, इस बात का विवेक, अगर देश की जनता इस बात के बीच तुलना करना बंद कर देगी तो लोकतंत्र कितना बचेगा? बाकी बाबाओं के किस्से, देश का संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कार्रवाई हुई क्या? नई संसद में खड़े होकर बीजेपी का जो सांसद है, एक मुसलमान सांसद दानिश अली को कटुआ, भड़वे, आतंकवादी, हालांकि ये तीनों शब्द संसद की कार्रवाई से निकाले जा चुके हैं, लेकिन दुनिया सुन रही है इन्हें। इस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? उल्टा तो उन्हें एक जिला दे दिया गया था कि जाइए उसके आप प्रभारी बनिए। बलात्कारियों को जेल से बाहर निकालने पर फूलमाला किस पार्टी के लोगों ने पहनाई है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ने के बाद किसने कहा कि ब्राह्मण हैं, उनका चरित्र अच्छा होगा और फूलमाला से स्वागत हुआ? कहां है वो न्याय का तटस्थ सिद्धांत? कहां है वो सियासत की न्यूनतम नैतिकता? क्या अब इस देश में चुनाव इस तरह से लड़े जाएंगे कि अखिलेश यादव अगर ये बयान दे दें कि हमारे प्रदेश के मुस्लिम और यादवों के वोट काटे गए तो उनको नोटिस दिया, तो अखिलेश यादव ने प्रमाण के साथ अपना पूरा जवाब भेजा। क्या हुआ उसके बाद? क्या यह सच नहीं है कि वोट काटे गए? कोई इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? अच्छा, इलेक्शन कमीशन इस बात का कभी जवाब दिया कि जब भी वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश में खासकर सुरक्षा गार्ड जो बाहर खड़े हैं वो वोटर कार्ड देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटर कार्ड नहीं है तो वोट डाल नहीं सकते, जबकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि अगर वोटिंग लिस्ट में नाम है और एक वैलिड प्रमाण पत्र है तो वोट डाला जा सकता है। कितने वोट परसेंटेज कम हो गए? इलेक्शन कमीशन कहां था? पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई एक बार भी कोई नोटिस, कोई गाड़ी चेक हुई, कोई पैसा बांटने पर कोई कार्रवाई हुई, कुछ भी आपने सुना क्या? लेकिन ऐसा लगा कि ईडी अपना काम पर्याप्त ढंग से नहीं कर पाई, सीबीआई अपना काम पर्याप्त ढंग से नहीं कर पाई, एनआईए अपना काम बहुत पुख्ता तरीके से नहीं कर पाई, या इन तीनों ने जितना काम किया फिर भी माहौल नहीं बना। तो अब फिर एक संस्था सड़क पर उतरी, उसने सवाल पूछा। हम इससे आपत्ति नहीं कर सकते कि वो सवाल न पूछे, मगर ये सवाल उससे जरूर पूछ सकते हैं कि ये सवाल सबसे क्यों नहीं, और ये जितने बयानों की फहरिस्त है इन पर सवाल क्यों नहीं? आपका नागरिक बोध क्या कहता है? क्या ये नोटिस तटस्थ है? क्या इस तरह से सवाल पूछे जाने चाहिए? क्या इस तरह से आलोचना नहीं हो सकती? क्या आप प्रतीकों और बिंबों में बात नहीं हो सकती? क्या आप किस्से कहानियां नहीं सुनाए जा सकते? इस पर आपकी क्या विचार है? आप अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक जागते रहिए, सोचते रहिए, आंख खोलकर अपने आसपास देखते रहिए, कोई आपका जेब तो न काट रहा हो। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।